ओके, सो ऑसिलेशन इस चैप्टर से आगे बढ़ते बढ़ते अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते करते आज हम लोग इस चैप्टर के बिल्कुल एक वन ऑफ द लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। वन ऑफ द लास्ट बिट जिसे हम कह सकते हैं उस पर आ चुके हैं, और वो है डैम्ड ऑसिलेशंस। एक छोटा सा आर्टिकल है हमारी सिलेबस में, इसका टेक्स्ट बुक के हिसाब से जितना स्कोप बनता है उस हिसाब से मैं इसको डिस्कस करूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी रेयरली बट क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं। ओके, अब डैम्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है और फिर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी। इतना आर्टिकल हमारे लिए काफी मीनिंगफुल होगा क्योंकि ये चीज हमें थ्योरी पेपर में भी पूछी जा सकती है फॉर 3 to 4 मार्क्स। पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ अगर वेव्स वगैरह उसका फॉर्मेट वगैरह बनाना है डिस्प्लेसमेंट का, तो फुल लेंथ क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इट मे बी फॉर 4 मार्क्स और 3 मार्क्स। अब देखिए, डैम्ड या डैम्पिंग, इसका जो सिंपल सा मतलब होता है ना, वो ये होता है कि किसी चीज की ग्रेजुअली डिक्रीज होना। कोई चीज अगर ग्रेजुअली धीरे 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 खत्म होती जाती है या कम होने की तरफ होती है, या कम होते 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 खत्म होने की तरफ जाती है, तो हम उसे कहते हैं डैम्पिंग। ओके, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं शुरू करता हूं, आप इस चीज को फौरन समझ जाएंगे। लेट्स से कि मेरे पास एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है जो बिल्कुल इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। जस्ट इमेजिन करें। अब आप इसको आइडियल कंडीशन में इमेजिन करें कि सराउंडिंग में कोई एयर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बस स्प्रिंग को फ्रीली इस मास के साथ जोड़ करके ऑसिलेट कराया जा रहा है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये कब रुकेगा। स्पेस में अगर तुम ये काम कर, स्पेस में तो नहीं कह सकते हम, मान लो, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का रोल भी होगा। एनी हाउ, मुझे ये बताइए कब रुकेगा। कभी नहीं रुकेगा सर। वेरी गुड, ये कभी नहीं रुकेगा। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ये रुकेगा या ये कब रुकेगा, तो हमारे इस सेंटेंस के पीछे इंटेंशन ये होता है कि इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होते होते फिर वो रुक जाए। तो हम फिर यस। सोचने लग जाएंगे ना, यार एम्पलीट्यूड क्यों कम होगा। तो हम सोचेंगे कि जब जब ये मास ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, स्प्रिंग ऊपर नीचे आ रही है, तो सराउंडिंग में जो एयर है, तो उस एयर को हटा के, उसका मूवमेंट करा के, उसको अपने रास्ते से हटा के मास को अपना मूवमेंट कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो जब जब वो अपनी सराउंडिंग एयर को हटाएगा, तो निग्लिजिबल अमाउंट में ही सही उस स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की थोड़ी सी एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि उसको रास्ते से हवा हटानी है, एयर को हटाना है। अगर वो निग्लिजिबल अमाउंट में ही सही बार बार होता गया, तो हम ये देखेंगे कि इस स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की एनर्जी ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली आप कह सकते हो कम होती जाएगी। अगर ये इसी तरीके से कम यस। होती गई तो फिर ये रुक जाएगी। ठीक है, तो ये रुक जाएगी। लेकिन हम इस सिचुएशन को ऐसी कंडीशन में इमेजिन कर रहे हैं कि सराउंडिंग में कुछ नहीं है, सराउंडिंग में एयर नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम में हमने इसको ऑसिलेट कराना शुरू किया। तो बिलीव मी, ये पेंडुलम, या हम कह सकते हैं सॉरी, ये स्प्रिंग मास ऑसिलेटर कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि कोई भी डैम्पिंग फोर्स, रुकाने वाला फोर्स वहां पर मौजूद नहीं है। एनर्जी लॉसेस ही नहीं होंगी। अब आप सिचुएशन इमेजिन करें कि यहां एयर है, नॉर्मल रूम में हमने इसको ऑसिलेट कराया। तो अब मेरा सवाल ऐसा है कि क्या ये रुकेगा। यस। यस, हो सकता है 1 घंटे के बाद रुक जाए, 2 घंटे के बाद रुक जाए, 10 दिन के बाद रुक जाए, 1 2 दिन, 50 दिन के बाद रुक जाए, लेकिन डेफिनेटली एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये रुक जाएगा। यस। क्योंकि जब जब वो अपना मोशन करता जा रहा है, तो सराउंडिंग वाली एयर को उसे हटाना पड़ रहा है, और उस एयर को वहां से हटाने के लिए, अपने रास्ते को क्लियर करने के लिए, उसको थोड़ी सी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों ना हो खोनी पड़ रही है, लॉस हो रही यूज। है। हम्म। अब मैं तीसरी सिचुएशन आपके सामने रखता हूं। इमेजिन करिए कि इसी पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करा रहे हो, सॉरी मैं पेंडुलम बोल रहा हूं, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर को तुम ऑसिलेट करा रहे हो, लेकिन तुमने इसको किसी लिक्विड में डुबा के ऑसिलेट कराना शुरू किया। अब इमेजिन करो, क्या ये रुकेगा। लिक्विड में अंदर डूब रहा है, यस। बाहर आ रहा है, फिर डूब रहा है, फिर बाहर आ रहा है, क्या ये रुकेगा। यस। यस सर। इनफैक्ट पता नहीं कैसे रुक भी गया ये। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो, बट रुक गया ये। अब सोचो
ये रुकेगा अगर आप ये कहते हो, तो क्या एयर के सराउंडिंग के मुकाबले में लिक्विड के सराउंडिंग में ये जल्दी रुक जाएगा? यस, जल्दी रुकेगा सर। जल्दी रुकेगा। क्यों? रीजन क्या है? तो जब जब इसे नीचे जाना पड़ रहा है तो इसे अपने रास्ते से ना पूरा वाटर को, पूरे लिक्विड को हटाना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो गई। तो एक ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एनर्जी धीरे धीरे करके खत्म होती जाती है और फाइनली जीरो हो जाती है, या एक ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन धीरे धीरे करके कम होता जाता है और फिर फाइनली खत्म हो जाता है, ऐसे ऑसिलेशन को हम कॉल करते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ये सुनो, बात समझ? यस सर। अब जरा इसे देखिए, ये बिल्कुल जल्दी से ही रुक गया वैसे देखा जाए तो। ठीक है, देखिए रुक गया ही। यस। इट्स अ डैम्ड ऑसिलेशन। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी से देखिए ये ऑसिलेट कर रही है, स्प्रिंग मास ऑसिलेशन, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें इसमें, तो धीरे 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 उसकी एनर्जी भी कम होती जा रही है और उसका एम्पलीट्यूड भी कम होता जा रहा है और फाइनली वो रुक जाएगा। शुरुआत जब हुई थी एकदम बड़े से हो गई थी, फिर धीरे 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 कम 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 कम, चाहे एनर्जी बता लें चाहे एम्पलीट्यूड बता लें। और यहाँ स्प्रिंग सिस्टम को भी आप ऑब्जर्व करें, ये देखिए बड़ा एम्पलीट्यूड, फिर कम, फिर छोटा होता गया, फिर छोटा होता गया, फिर छोटा होता गया और फाइनली इट स्टॉप्स। स्टॉप। यस। इस तरीके से अगर कोई ऑसिलेशन होता है तो हम उसे कॉल करते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। अब देखिए डैम्ड ऑसिलेशन में फंडा क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है अंडरस्टैंडिंग का, तो वो ये है कि हमें कुछ ऐसी सिस्टम अरेंज करनी पड़ेगी जो एनर्जी कंज्यूम करे, जो ऑसिलेटरी सिस्टम को, जो ऑसिलेटिंग बॉडी को जो है वो रुकाए, उसके एम्पलीट्यूड को कम करे। ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड को कम करे। इस बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि किसी भी डैम्ड ऑसिलेशन में एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है डैम्पिंग फोर्स, रुकाने वाला फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो ऑसिलेशन को रोक रहा है, चला नहीं रहा है, रोक रहा है। ठीक है, ऑसिलेशन ऑसिलेटरी सिस्टम की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी डैम्ड ऑसिलेशन में खास किस्म का फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उस फोर्स को क्या नाम देंगे हम? डैम फोर्स। डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, अब इस डैम्पिंग फोर्स को जब हम लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा डैम्पिंग फोर्स एफ डी इज इक्वल टू माइनस, इसलिए माइनस क्योंकि इसे अपोजिट ही होना है, बी, एक कांस्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसे हम कहेंगे डैम्पिंग कांस्टेंट, जो हर सिस्टम में अलग अलग हो सकता है। जैसे यहां मैंने वाटर लगाया या एयर लगाई, तो हर एक सिस्टम में अलग अलग डैम्पिंग कांस्टेंट आएगा, इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉल्ड एज वेलोसिटी। अब यहां समझने वाली बात है कि यार डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के साथ कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? ठीक है, डैम्पिंग फोर्स जो है ये वेलोसिटी के साथ कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम तेजी से मूव करने की कोशिश करेंगे तो डैम्पिंग फोर्स भी ज्यादा आएगा, रोकने वाला फोर्स भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ, ऐसा तो। यस। इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप अपनी नेक तक पानी में डूबे हुए हैं, इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन करें। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि स्लोली स्लोली चलना चालू करें, स्टार्ट मूविंग बट स्लोली। तो जब आप अपनी नेक तक पानी में डूबे हुए हैं और धीरे धीरे चलने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा अपोजिशन महसूस नहीं होगा, करेक्ट है? आप यस। मूवमेंट इजीली कर पाएंगे, भले आप पानी में हो, भले वहां पर डैम्पिंग वाली सिचुएशन हो गई है, पानी में मूव करना मतलब पानी रोकेगा, फिर भी आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा अपोजिशन महसूस नहीं करोगे, आप चल पाओगे। लेकिन अगर आप नेक तक पानी में डूबे हुए हो और मैं आपसे ये कहता हूं कि यू हैव टू रन वेरी फास्ट, आपको तेजी से चलना है, या मुझे कहना चाहिए कि आपको भागना है पानी के अंदर, तो क्या आप भागते वक्त पानी का अपोजिशन ज्यादा महसूस करोगे? यस सर। बिल्कुल। जैसे इमेजिन करें कि नेक तक पानी है और आप पानी में घुसने जा रहे हो, यू वांट टू एंटर। अगर आपसे मैं ये कहूं कि आप धीरे से एंटर करो तो आपकी बॉडी को ज्यादा फोर्स नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एकदम तेजी से एंटर करो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा फोर्स झेलना पड़ेगा। यस। तो इसका सीधा सा मतलब ये समझ में आया एक एग्जांपल के जरिए कि जो भी डैम्पिंग फोर्स यहां डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज को? वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी। मोशन को। जितनी तेजी से मूव करने की कोशिश करोगे उतना डैम्पिंग फोर्स ज्यादा आएगा।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। मतलब ये कि सबसे ज्यादा डैम्पिंग फोर्स मीन पोजीशन पर आएगा। Yes, sir. क्लियर है पॉइंट? क्योंकि मीन पोजीशन पर ऑसिलेटरी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे ही आप एकदम एक्सट्रीम तक पहुंच जाओगे तो डैम्पिंग फोर्स भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम पर पहुंचने पर आपकी मूविंग बॉडी की मूवमेंट वेलोसिटी, बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? अब हमें एक बात और है जो भूलना नहीं है, कोई भी बॉडी जब ऑसिलेट कर रही है तो उसके अंदर एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है, हम उसे कॉल करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। Force. बगैर रीस्टोरिंग फोर्स के तो कोई मोशन हो ही नहीं सकता, एंड दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ के एक्स। ये तो हमारा पुराना फंडा है, Yes, बिल्कुल sir. क्लियर बात है ये। इसका मतलब ये पता चला कि जब हम डैम्पिंग फोर्स की ओवरऑल वैल्यू को मेंशन करना चाहेंगे, सॉरी, फोर्स इन अ डैम्प्ड ऑसिलेशन की ओवरऑल वैल्यू को हम मेंशन करना चाहेंगे, तो हमारे पास आएगा एफ डी प्लस एफ ऑफ एक्स। करेक्ट है? सॉरी, एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ आर, क्योंकि जो भी टोटल फोर्स होगा हम उसका सम अप करेंगे। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. डैम्प्ड ऑसिलेशन में एग्जिस्ट करने वाले सारे फोर्सेस हमने यहां पे लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फोर्स को जनरलाइज करना चाहूं तो बेटा ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। डैम्पिंग फोर्स की जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये हो जाएगा बी इंटू वी, ऑफकोर्स इन माइनस। और अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स की कंडीशन यहां मेंशन करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा माइनस में ए ऑफ एक्स। लेट्स रीअरेंज दिस इक्वेशन। आई मे गेट मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस बी दैट इज कॉल्ड एज डैम्पिंग कांस्टेंट इंटू वी प्लस के ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या चीज हो गया? जीरो। नाउ देयर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए। ये हो गया डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर, अगर मैं गलत नहीं हूं, बिकॉज दिस इज Yes, sir. एक्सेलरेशन। Yes. बी, ये हो गया dx by dt, DT. because velocity can now be written as dx by dt, rate of change of displacement with respect to time, plus the factor of k into x is equal to 0। ये जो छोटी सी इक्वेशन हमको मिल रही है, इस इक्वेशन को कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये 3 मार्क का आर्टिकल आता है अपने बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन वर्ड्स में आपको लिखना होता है, जो मैंने आपको मॉड्यूल में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से देख लें। मैथमेटिकल स्टेप्स तो इतने ही हैं। एक और चीज मैंने महसूस की, एज अ एमसीक्यू ये पूछी जाती है कि जब आप डैम्प्ड फोर्स की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आपके पास इक्वेशन बनती है माइनस ऑफ बीवी। अब मैंने आपको बताया ये बी फैक्टर क्या है, Constant. तो ये तो कांस्टेंट है, Damn constant. डैम्पिंग कांस्टेंट कह सकते हो। अब याद रखिए ये पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, ये उस सिस्टम पर डिपेंड करेगा जहां पे हमने डैम्पिंग करवानी है या ऑसिलेशन ग्रेजुअली हमारा डिक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड हमारा कम होता जा रहा है ऑसिलेशन का, या उसकी एनर्जी गिरती जा रही है। अब अगर मैं बी की इक्वेशन बनाता हूं तो सिंपली मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, एफ डी बाई वी, माइनस साइन थोड़ा सा मैंने हटा दिया। सोचिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट अगर हम इस बात को लिखना चाहते हैं तो एफ ये होता है न्यूटन डिवाइडेड बाय वी, ये होता है मीटर पर सेकंड, तो ये बेटा सेकंड चला गया ऊपर। Yes. ठीक है, लेकिन अगर मैं न्यूटन को भी और एलॉबरेट करके लिखना चाहता हूं तो मैं जानता हूं कि न्यूटन है फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, Per सॉरी second. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन टर्मिनोलॉजी। मतलब इसी यूनिट को और डिटेल करने पर मैं लिख पाऊंगा किलोग्राम मीटर सेकंड पर, करेक्ट है, मीटर स्क्वायर, सॉरी गलत हो रहा है शायद, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बाजू का सेकंड जैसा वैसा और ये नीचे का मीटर जैसा वैसा। आ गया सब कुछ सही? देख लें, करेक्ट है, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ये पहले से सेकंड था और ये पहले से मीटर था। इज इट ओके विद दिस? Yes, sir. अब हम देखेंगे कि यहां से मीटर फैक्टर ये सेकंड और इसकी पावर कट गई, और फाइनली हमको डैम्पिंग फोर्स मिलता है किलोग्राम पर सेकंड। किलोग्राम पर सेकंड का यूनिट लगता है इसका, और हम चाहें तो इसका डायमेंशन भी क्लेम कर सकते हैं, दैट गोज m1 लेंथ 0 t-1। ठीक है, Yes, sir. मतलब हमारी डैम्पिंग फोर्स की कैलकुलेशन इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमने रोकने के लिए कितनी ताकत लगाई पर सेकंड।
एज गुड एज यही मतलब है, जैसे कि ये पेंडुलम अगर नीचे उतर रहा है तो इसने कितने किलो पानी को हटाया अपनी जगह से पर सेकंड, यही डंपिंग फोर्स का मतलब हो गया। ये ऐसे स्प्रिंग नीचे आ रही है, ये पेंडुलम इधर उधर जा रहा है, तो इसने कितने किलो मास को, हवा के मास को हटा दिया इसने अपने रास्ते से पर सेकंड में, उस हिसाब से डंपिंग कैलकुलेशन होंगे इसकी। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। अब एक चीज हमको थोड़ा सा डायरेक्ट लेना है, यहां गलती नहीं करना। जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन हमारी टेक्स्ट बुक में भी या हमारे सिलेबस में बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, बट हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया गया है कंटेंट। अब सॉल्यूशन की पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपके सामने नहीं रखूंगा बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर बोर्ड्स और नीट और फॉर जेईई में। एडवांस के लेवल पर हो सकती है, बट हमारा इंटेंशन फिलहाल पढ़ना जो है वो इन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिलता है। x माने डिस्प्लेसमेंट हो गया, a जो भी पॉसिबल एम्पलीट्यूड होता है उसके साथ एक एक्सपोनेंशियल टर्म आता है जो ये बताता है, नेगेटिव में है, जो ये बताता है कि ये एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली कम होने वाला है। तो a e raised to minus bt by 2m where b is damping constant, t is time and m is mass। cos या sin दोनों में से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप शुरू कहां से करते हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है ओमेगा डैश टी, आप इसे फेज भी मान सकते हो, प्लस फाई दैट इज इपोक यानी कि इनिशियल फेज। बात समझ आ रही है? यस सर। अगर हम इसकी एम्पलीट्यूड को प्लॉट करते हैं, बोर्ड्स में ये भी पूछा जा सकता है 2-3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, कि भाई प्लॉट करो एम्पलीट्यूड को। तो यहां पे मैंने लेना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहां पे मैंने लेना है टाइम, मैंने इसको इस हिसाब से प्लॉट करना है। तो जब मैं इसको शुरू करूंगा तो ये देखने वाली बात है, ये ऐसे आ जाएगा। क्या महसूस किया आपने, क्या समझ में आया? डिक्रीज हो रहा। धीरे 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 ये एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब हम अगर इन सिचुएशंस को और सॉल्व करें तो हमें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक टर्म मिल सकता है, टाइम पीरियड का एक कैलकुलेशन मिल सकता है, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी का एक कैलकुलेशन हमें मिल सकता है। ये भी फॉर्मूलीज हमें डायरेक्टली याद रखना, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशंस कैसी बनी, ओमेगा डैश द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप कह सकते हो एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा डैश इज इक्वल टू के बाई एम। तो ये हमारा पुराना ही टर्म था, पहले से था, करेक्ट है। माइनस में b बाई टू एम आ जाएगा, b बाई टू एम यहां भी था, याद रखने में आसानी होगी, b बाई टू एम एक्स्ट्रा फैक्टर इसके साथ टाइम इंस्टेंट आएगा। तो ये b बाई टू एम कहां गया, ये b बाई टू एम। इसी चीज को मॉडिफाई करके हम टाइम पीरियड निकालेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने हमेशा से किया है। अगर मैं यहाँ ओमेगा डैश लिख रहा हूं तो ओमेगा डैश हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टी डैश। क्लियर है? तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा डैश एंड विल बी गेटिंग दिस। और इसी टी डैश को इनवर्स करके हम लोग एन डैश निकालेंगे व्हिच कैन बी नाउ रिटन एज 1 अपॉन टी डैश। क्लियर है पॉइंट? यस सर। सर अब इन सभी फॉर्मूलीज को देखो तो आपको एक बढ़िया फैक्ट समझ में आएगा। जस्ट इमेजिन करो, एक नॉर्मल से होने वाले ऑसिलेशन में ये नेगेटिव टर्म नहीं था, ये वाला टर्म नहीं था बेटा ना, सिर्फ के बाई एम था, याद करो। यस। अब ये डैम्पिंग की वजह से ये टर्म आ गया, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? इसका मतलब सिंपली ये माना जाएगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस सर। यस। के बाई एम में से कुछ माइनस हुआ, मतलब इफेक्टिव वैल्यू तो डिक्रीज हो गई। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है मतलब कि रफ्तार, स्पीड कम हो रही है, ऑसिलेशन की स्पीड कम हो रही है। अब यहाँ देख लो ना भाई, एनिमेशन में थोड़ा बहुत आपको अंदाजा भी आ यस जाएगा। सर। ये देखो यहाँ, सही है। ये देखो धीरे 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 उसकी रफ्तार कम हो रही है। यहाँ भी आप फील कर पाओगे, ये देखो शुरुआत में तेज था, फिर स्लो, फिर स्लो, फिर स्लो, फिर स्लो, फिर मर गया। यस सर। ठीक है, तो इसका ये मतलब निकलेगा कि एक डैम्प्ड ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमेशा नॉर्मल से होने वाले, थ्योरेटिकली होने वाले ऑसिलेशन के कंपैरेटिवली कम होती है। अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो व्हाट डू यू कमेंट ऑन टाइम पीरियड? टाइम क्या होगा? कोई चीज अगर धीमे चले तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा होगा, जाहिर बात है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू
अनडैम्ड नॉर्मल ऑसिलेशंस जो अब तक हम थियरी में पढ़ते हैं। और अगर टाइम पीरियड ज्यादा होता है तो जारी बात है उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, साइकिल्स पर सेकंड, ऑसिलेशंस पर सेकंड जो है ये डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम ले रहा है तो ज्यादा बार घूम नहीं सका, कम 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 हुआ। सो दीज Yes, sir. फाइनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डैम्ड ऑसिलेशन कि हम कमेंट करेंगे टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इंक्रीज हो गया और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन डिक्रीज हो गई। दैट्स इट, ये आर्टिकल यहां कंक्लूड होता है। अब मैं रिकॉर्डिंग में तो इन चीजों को नहीं लूंगा, यहां पे मैं रुक जाऊंगा, बट मैं लेक्चर ऑन रखता हूं, रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। ठीक है, आपको यूट्यूब पर सिर्फ यहीं तक का मिलेगा। अगर आपके प्रीवियसली टॉट कंटेंट में कुछ डिफिकल्टीज हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं।